नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नरेश शर्मा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया कि आपके सारे सब्जेक्ट चलने वाले हैं, आज राजस्थान भूगोल में हम जो कि भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे, भौतिक प्रदेश में आज मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। राजस्थान भूगोल को मैं एक बड़े अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। और इतना मुझे विश्वास है कि भूगोल में जो मैं आज आपको जिस क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, अगर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से कोई प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। क्लास को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरी क्लास देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस यूट्यूब चैनल से बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए किया जा रहा है। आगे अपन चर्चा करते हैं भौतिक प्रदेश में। तो भौतिक विभाजन वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था बड़े अच्छे से। आज हम चर्चा करेंगे दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पहली बात, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, एक तो आपको बता देता हूँ, इसका अन्य नाम है हाड़ौती का पठार। यानी इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कि हम इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाड़ा वंश का शासन रहा कहाँ पर? राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से हैं? कोटा है, बारा, बूंदी और झालावाड़। ये 4 जिले हैं, इनको हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। मैं अगर आगे की बात करूँ आपसे कि सब, हमें तो ये याद तो हो गया। अब अपन बात करेंगे इनकी उत्पत्ति की। अगर अपन उत्पत्ति की बात करें जनरली, कि हाड़ौती प्रदेश की जो उत्पत्ति है, ये कहाँ से हुई है, कब इनकी उत्पत्ति हुई, तो हम ये सारी चर्चाएं वन बाई वन करने वाले हैं। अगर उत्पत्ति की अपन बात करें तो देखिए, अपन बात कर रहे हैं हाड़ौती प्रदेश की उत्पत्ति। पहली बात, जो हाड़ौती प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी वो मध्यजीवी महाकल्प में हुई थी। कौन से महाकल्प में? मध्यजीवी महाकल्प जो विभाजन किया गया एराओं का, उसमें मध्यजीवी महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई। अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, इंग्लिश में नाम आ जाए, तो आपको यह ध्यान रखना है, क्रेटेशियस। क्रेटेशियस काल के दौरान, क्रेटेशियस काल के दौरान इनकी उत्पत्ति हुई। मध्यजीवी महाकल्प को कौन सा एरा माना जाता है? प्रश्न ये भी तो आ सकता है ना। तो ध्यान रखना है, इसको एरा जो कहा जाता है उसका नाम है मीसोजोइक। मीसोजोइक एरा इसको कहा जाता है। एरा का अगर कभी प्रश्न बने तो मीसोजोइक एरा कहा जाता है। फिर बता रहा हूँ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार, जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प में हुई, मीसोजोइक एरा में हुई। क्रेटेशियस काल के दौरान इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्रेटेशियस काल में क्या हुआ कि गोंडवाना जो लैंड है, हमारी पृथ्वी, पूरे संसार के, पूरे यूनिवर्स के 2 भाग थे। एक तो अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो है वो दक्षिणी भाग में था। तो अपन बात करते हैं गोंडवाना लैंड।
तो ये जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, एक दरार हुई। तो कौन सी दरार हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी। कौन सी दरार हुई, ज्वालामुखी क्रिया जो है, ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार, के दरारी उद्गार से इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आप कहोगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प यानी मीसोजोइक एरा, उसमें क्रेटेशियस जो काल था उस दरमियान गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से दक्षिणी पूर्वी पठार की उत्पत्ति हुई। इसलिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को लावा निर्मित संरचना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लावा निर्मित संरचना भी इसे कहा जाता है। कोई ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि कौन सी संरचना है, क्या है। यहाँ तक आई थिंक आपको उत्पत्ति के बारे में कहीं कोई संशय नहीं रहा होगा कि कब हुई, तो आप कहोगे मध्यजीवी महाकल्प में। काल कौन सा, क्रेटेशियस। किससे उत्पत्ति हुई, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड से। कौन सी क्रिया के तहत, तो ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार, ये भी ध्यान रखना है भाई, दरारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दरारी उद्गार से इसकी उत्पत्ति हुई। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक आपको समझने में। आगे हम बात करेंगे इसके विस्तार को लेकर, ठीक है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसके विस्तार को लेकर बात करने के लिए जा रहे हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है उसका विस्तार कहाँ से किधर को है। तो आप कहोगे इसका विस्तार जो है वो दक्षिण से पूर्व की ओर है। विस्तार कहाँ है, दक्षिण से पूर्व की ओर विस्तार है। किसका, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। इसमें आगे अपन बात करेंगे, कुल 4 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले सम्मिलित हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसमें कुल 4 जिले सम्मिलित हैं। आपको बताने हैं कौन कौन से वो चारों जिले हैं। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नंबर 1 की अपन बात करें तो कोटा जिला है। नंबर 2 की यदि अपन बात करें तो बूंदी जिला है। नंबर 3 की यदि अपन बात करें तो बारां जिला है। नंबर 4 की यदि अपन बात करें तो झालावाड़ जिला है। ये चारों जो जिले हैं ये किस में शामिल है, तो आपका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। अगला प्रश्न जो आता है वो सबसे मोस्ट है, और क्या प्रश्न है वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रश्न ये है जी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है यानी 3,42,239, तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर होगा 6.49% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 6.49%। तो दूसरी बात यह आती है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है। अगला प्रश्न ये भी तो आएगा ना भाई, ये तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हुआ, इसका जो व्यक्तिगत क्षेत्रफल है वो है 24,185 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, ये इसका कुल क्षेत्रफल है हाड़ौती प्रदेश का। फिर अगला मोस्ट प्रश्न ये आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे जितने भी विभाजन हमने किए हैं भौतिक प्रदेश के, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह
सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। किसकी दृष्टि से है तो आप कहोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी एक नया क्वेश्चन है भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न ये आता है कि यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो हाड़ौती प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 10% निवास करती है। कितनी? 10%। अगर प्रश्न आ जाए कि जन घनत्व की दृष्टि से, पहला नंबर तो जन घनत्व में आपको पता है कौन से प्रदेश का आता है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का आता है। और जन घनत्व की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश का दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान, पहला किसका है तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का, दूसरा हाड़ौती का, तीसरा अरावली का और चौथा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जितने भी डेटा और फैक्ट हैं वो आपको याद हो गए होंगे। आगे चले, आगे हम बात करते हैं इसका। एक तो हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार। किसकी बात करेंगे? अक्षांशीय। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। दूसरा, आपके सामने एक और प्रश्न आना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार में हम बात करते हैं, देखिए अक्षांशीय विस्तार की अपन को बात करनी है तो क्या आपको बताना है कि 23°51' उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 25° और 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य यह भौतिक प्रदेश क्या है, तो आप कहोगे ये जो भौतिक प्रदेश है वो स्थित है कहाँ से कहाँ तक, 23°51' उत्तरी अक्षांश से 25°27' उत्तरी अक्षांश। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न ये बन सकता है अगर कोई ये कहे कि भाई हाड़ौती प्रदेश से पूर्णतः गुजरने वाले अक्षांश कौन कौन से हैं, या इसके मध्य से कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं, तो आपका आंसर होगा 24°, 24 और 25° उत्तरी अक्षांश मध्य से गुजरते हैं। मध्य से गुजरते हैं किसके, तो आपका आंसर होगा राइट, किसके मध्य से, हाड़ौती प्रदेश के। ये तो बात हुई अक्षांश की। अक्षांश के साथ आपको याद होना चाहिए इसका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार भी आपको याद होना चाहिए। अगर देशांतरीय विस्तार की आप बात करोगे तो कितना है, तो आपको राइट आंसर होगा कि जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो होगा जी 75° 15 मिनट से पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 77° 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, फिर वही प्रश्न आता है कि ऐसे कौन कौन से देशांतर हैं जो हाड़ौती प्रदेश के मध्य से गुजरते हैं। तो एक तो हो जाएगा 75 के बाद में 76 और एक कौन सा हो जाएगा 77।
जो ये पूर्वी देशांतर हैं ये दोनों के दोनों इसके मध्य से गुजरते हैं, मध्य से गुजरते हैं। क्लियर? कभी ऐसे प्रश्न आ गए ना तो अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक इसका अगला जो मोस्ट प्रश्न बन सकता है कि भाई हाड़ौती प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी? हाड़ौती प्रदेश की मुख्य जो नदी है वो कौन सी है? तो राइट आंसर होगा मुख्य नदी है चंबल। चंबल नदी हाड़ौती प्रदेश की मुख्य नदी है। ठीक है। और इस चंबल नदी का ढाल अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका ढाल कहाँ से कहाँ तक है तो आप लिखोगे दक्षिण से कहाँ से कहाँ तक है? का ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो 84 से प्रवेश करती है, तो आपको पता है दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। आपको पुनः बता देता हूँ, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश हाड़ौती प्रदेश के मध्य से गुजरते हैं। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हाड़ौती प्रदेश स्थित है। 73 व 77 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके मध्य से गुजरते हैं। इसकी मुख्य नदी चंबल है जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। आगे अपन बात करते हैं हाड़ौती प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है। तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपको राइट आंसर बताना है। औसत ऊंचाई की जब बात करेंगे तो 500 मीटर। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए। आगे अपन चलते हैं। आगे मुख्य बिंदु आता है विशेषताएं। सबसे मोस्ट प्रश्न है कि हाड़ौती प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं। ये भी तो एक अच्छा प्रश्न है। आगे अपन बात करेंगे इसकी किसकी विशेषताओं की। विशेषताएं हाड़ौती प्रदेश की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी है उनकी अपन चर्चा करने वाले। देखिए पहली बात जो बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। पहली विशेषता यहीं से मैं लिख रहा हूं, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। पहली विशेषता तो ये है। दूसरा दूसरी विशेषता ये है कि संक्रांति क्षेत्र है इसमें। संक्रांति क्षेत्र, आप कहोगे कि ये क्षेत्र है क्या और कहां से कहां तक है, तो संक्रांति क्षेत्र की अपन आगे चर्चा करेंगे। और आगे चर्चा करते हैं अपन पढ़ेंगे कि अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला का संक्रांति क्षेत्र है। अरावली एवं विंध्याचल पर्वतमाला का संक्रांति ये क्षेत्र है। ठीक है। तीसरी मुख्य बात ये आती है, मैं संक्रांति क्षेत्र को आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक आपने नाम सुना होगा महान सीमा भ्रंश, बहुत बार आया है।
महान सीमा ब्रांच। एक्चुअली बहुत बार ये प्रश्न इंग्लिश की लैंग्वेज में आ जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल के नाम से। और ये जो महान सीमा ब्रांच है ना, कुछ भी नहीं है भाई, एक दरार है। ये दरार है, हाड़ौती पठार में ये दरार है। दरार किस में है? ये हाड़ौती के पठार में, सकरा रास्ता है हाड़ौती पठार में। आगे अपन अगर चर्चा इसकी करें, ये कहाँ से कहाँ तक है, सबसे मुख्य बात ये भी तो बन सकती है ना कि ये है कहाँ से कहाँ तक। आप कहोगे बूंदी से और सवाई माधोपुर तक है। बूंदी से सवाई माधोपुर तक। अब जो मैं आपको इतनी डिटेल लिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ ना, अब किसी भी चैनल पर देख लेना, आपको इतनी डिटेल देखने को ही नहीं मिलेगी। पहली बात तो यही है, क्योंकि इतनी डिटेल हर कोई लिखवाता ही नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं एक्चुअली। अब अपन बात करेंगे यहाँ की चट्टान की। देखो आपको खनिज साथ में तैयार होंगे, इसके नदियाँ तैयार हो जाएगी। जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर जो भौतिक प्रदेश को मैंने पढ़ाया ना, उससे अलावा आपको एक भी क्वेश्चन उस प्रदेश के बाहर आपको ज्योग्राफी में देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। आगे अगर अब मैं बात करूं तो आज हम बात करें, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे यहाँ की चट्टान। पहली बात भाई, यहाँ की चट्टानों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो क्रेटेशियस कालीन चट्टान है। पहली बात, चट्टानों से बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, हाड़ौती के पठार का निर्माण। हाड़ौती के पठार का निर्माण। हाड़ौती के पठार के निर्माण की यदि आप बात करोगे तो हमने शुरू में पढ़ा था कि ज्वालामुखी का जो दरारी उद्गार था, है ना, कि ज्वालामुखी गोंडवाना लैंड में हुई थी। और ज्वालामुखी का कौन सा उद्गार? दरारी जो उद्गार था, उसके माध्यम से दरारी जब उद्गार हुआ तो उससे क्या पैदा हुआ, क्या निकलेगा? दरारी उद्गार से आपको पता है लावा होगा, लावा निकलेगा बाहर। अब लावा जब बाहर निकला तो लावा का बाहर निकलने के बाद ठंडा हुआ, तो लावा का हो गया जमाव। क्लियर है यहाँ तक? क्रेटेशियस कालीन चट्टान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती के पठार का अगर पूछ ले चट्टान कैसी, कौन से काल की है, क्रेटेशियस काल की। निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ। अब निर्माण हुआ तो सब क्या हुआ, उससे लावा निकला। और लावा जो है वो चारों तरफ क्या हो गया, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो मान लीजिए ये भूपटल है और यहाँ से कोई ज्वालामुखी निकली। ये ज्वालामुखी निकलने के बाद ये चारों तरफ क्या फैल जाता है, इस तरीके से लावा फैल गया। ठीक है? और ये लावा धीरे धीरे जम गया। बात आ रही है समझ में आपको? तो लावा का जमाव हो गया, और लावा का जमाव होने की वजह से, जो लावा का जमाव हुआ उससे आगे क्या होता है, सुनिए, बड़ी अच्छी चीज है, आपको ये समझ में आ जाएगी ताकि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लावा का जमाव हो गया, तो लावा का जो जमाव हुआ था ना, उससे एक चट्टान बनी और उसका नाम था बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान। बड़ी अच्छी बात है। बाह्य आग्नेय चट्टान का जो कहाँ पाई जाती है, अगर प्रश्न आ जाए तो आप कहोगे कि ये चट्टान केवल हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, क्योंकि अरावली में आंतरिक आग्नेय चट्टान पाई जाती है, जबकि बाह्य आग्नेय जो चट्टान है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे हाड़ौती के पठार में। अच्छा, इससे एक बाह्य आग्नेय चट्टान से आगे चलकर एक पत्थर निकला जिसका नाम था बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर निकला? तो एक पत्थर निकला जिसका नाम था बलुआ पत्थर। क्लियर है? अब प्रश्न ये आ जाए कि भाई ये बलुआ पत्थर है, ये राजस्थान के किन किन जिलों में पाया जाता है? तो आपको एक तो बताना है कोटा। देखो, अब कह रहे हो खनिज याद नहीं होते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़।
इन 4 जिलों में कौन सा पत्थर निकलता है? तो आपका आंसर होगा साहब यहाँ से तो बलुआ पत्थर निकलता है। क्लियर है क्या? अब बात ये आती है कि साहब बलुआ पत्थर जो है ये किस प्रकार का खनिज है। प्रश्न ये आ जाए बलुआ पत्थर जो है ये किस प्रकार का खनिज है, तो आप कहोगे ये अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। ये भी आपको पता होना चाहिए। धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के खनिज होते हैं। एक मोस्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो कोटा है ना, कोटा, इसमें क्या हुआ, कोटा में, कोटा की आपको ध्यान रखनी है, इसमें एल्युमिनियम की खोज हुई अभी हाल ही में। एल्युमिनियम, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम की जो खोज हुई थी, ये कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है कोटा में हुई थी। और इसका एक अयस्क होता है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अयस्क का जो नाम है ना वो है बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट इसके अयस्क का नाम। क्लियर हो गया होगा? अच्छा, प्रश्न फिर भी ये बनता है कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो कौन सी चट्टानों से निकलता है, ये भी तो प्रश्न बन सकता है ना। एल्यूमिनियम जो है वो कौन सी चट्टानों से निकलता है? आप कहोगे बाह्य आग्नेय चट्टान। इमेजिन दैट ऑप्शन में आपको ये बाह्य आग्नेय चट्टान देखने को ही नहीं मिले, क्या करोगे बताओ? ऑप्शन में आ जाए अगर आपको बेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टान? बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, बेसाल्ट चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान दोनों एक ही होती है। क्लियर है? बाह्य आग्नेय चट्टान को ही बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ आया क्या? हमने देखो चट्टान के बारे में पढ़ा था, और एक्चुअली चट्टान के बारे में पढ़ते हुए कितनी चीज़ों का हमने एनालिसिस किया कि हाड़ौती के पठार में जो चट्टान, हाड़ौती के पठार का जो निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी क्रिया की दरारी उद्गार से हुआ था। और जब दरार बाहर निकली तो लावा बाहर निकला। बाद में ज्वालामुखी तो शांत हुई, लावा चारों ओर जम गया। लावा जब जमा तो वहां एक चट्टान बनी, उसका नाम था बाह्य आग्नेय चट्टान। और बाह्य आग्नेय चट्टान को ही बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और इस चट्टान से एक पत्थर निकलता है जिसका नाम है बलुआ पत्थर, जो कि अधात्विक खनिज में जिसकी गिनती होती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में निकलता है। अभी हाल ही में राजस्थान के कोटा जिले में एल्युमिनियम की खोज की गई, और जो कि बेसाल्ट चट्टान में पाया जाता है। इसका एक अयस्क है और उस अयस्क का नाम है बॉक्साइट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ भाई नहीं हुआ? आपको बताना है, एक बार कमेंट करके बताना है कि आपको क्लियर समझ में आया यहाँ तक या नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे हाड़ौती के जो पठार है उसकी मृदा की। इसकी बात करेंगे तो हमारे सामने है हाड़ौती के पठार की मृदा। ठीक है, शायद मुझे लगता है यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। हाड़ौती के पठार की मृदा। हाड़ौती के पठार की मृदा की यदि मैं बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ जो मृदा पाई जाती है हाड़ौती के पठार में, पहली बात तो यह है कि यहाँ लावा निर्मित चट्टान है। लावा निर्मित चट्टान है। कैसी चट्टान है? तो आपका आंसर होगा लावा निर्मित चट्टान है। ठीक है, ये भी आपने कह दिया। और लावा निर्मित जो चट्टान है वो किसके कारण बनी? तो ये कारण बनी विखंडन के। विखंडन ही तो हुआ था। तो विखंडन के कारण ये लावा निर्मित जो चट्टान है इसका विखंडन हुआ। विखंडन के कारण यहाँ चट्टान का जब विखंडन होगा तो सीधी बात है मृदा में परिवर्तित होगी। और जो मृदा में परिवर्तित हुई वो मृदा बनी काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। और काली मृदा को कहा जाता है वर्टिसोल। अमेरिकन विभाजन के अनुसार काली मिट्टी का जो विभाजन किया अमेरिका ने, उसके अनुसार काली मृदा को वर्टिसोल कहा जाता है। क्लियर हो गया?
हाड़ौती पठार की यदि कोई आपसे मिट्टी की बात करे तो आप कहोगे कि लावा निर्मित चट्टान थी, उसका विखंडन हुआ और उससे जो मृदा बनी उसका नाम था काली मृदा। यहाँ तक एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात ये आती है कि साहब ये जो काली मृदा है, आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा कि काली मृदा इतनी ज्यादा बेस्ट रही। तो काली मृदा की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं, ठीक है। काली मृदा की विशेषता, आप खुद भी नोट्स बनाते चलिए साथ में, क्योंकि मैं आपको जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी मोस्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा। 11th क्लास की 9th क्लास की ज्योग्राफी में जहाँ मेरे को जो पॉइंट अच्छे लगे मैंने वहाँ से लिए और फिर आपको वन बाई वन पढ़ा रहा हूँ। काली मृदा की मुख्य विशेषता जो है, एक तो ये है कि काली मृदा जहाँ किसी के आसपास जो कोई आप रह रहे हो ना, आप चेक कर लेना, इसकी जल धारण की जो क्षमता होती है ना वो अधिक होती है। पहली विशेषता है जल धारण की अधिक क्षमता, अधिक क्षमता, इसकी कैपेसिटी अलग ज्यादा होती है अन्य मिट्टियों की बजाय। दूसरी बात यह है, इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी या फिर रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब जहाँ काली मिट्टी होगी वहाँ कपास भी ज्यादा होगा। आपको काली मृदा की पूरी चीज समझ में आ गई होगी, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है भाई? मिट्टी के बारे में समझ में आ गया होगा, चट्टान के बारे में समझ में आ गया होगा, खनिज के बारे में समझ में आ गया होगा, हाड़ौती प्रदेश के अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ में आ गया होगा, हाड़ौती प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ के हाड़ौती प्रदेश के मानसून की। किसकी बात करेंगे? तो हमारे पास में पॉइंट होगा मानसून। ठीक है सर, आप कहोगे तो हम मानसून की बात भी बड़े अच्छे से करेंगे। देखिए, अगर मैं मानसून की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीष्म जो ऋतु होती है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है भाई, एक मानसून आता है और उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या नाम है मानसून का? दक्षिणी पश्चिमी एक मानसून आता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी आ गया होगा। ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसकी दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं। आप कहोगे कौन से मानसून की? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। कौन कौन सी दो शाखाएं होती है? एक तो होती है अरब सागरीय, एक शाखा का नाम तो क्या है? अरब सागरीय, यानी वह मानसून जो अरब सागर से आए। और दूसरी शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बड़े अच्छे से समझ रहे हो डायग्राम को। बंगाल की खाड़ी। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, अरब सागरीय जो मानसून है, ये जब राजस्थान में प्रवेश करता है तो सबसे पहले, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अपन बात करें, जो अरब सागरीय शाखा है ये राजस्थान में सबसे पहले आती है बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में आती है? बांसवाड़ा जिले में। मैं लिख देता हूं राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश जो करती है कौन सी शाखा? अरब सागरीय, तो बांसवाड़ा जिले में। जबकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो राजस्थान में प्रवेश करता है कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। अब आपको सारे कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे। ये जो शाखा है अरब सागरीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, ये 10% बारिश करती है राजस्थान में। लेकिन झालावाड़ की जो शाखा है ये राजस्थान में, झालावाड़ में जो प्रवेश करती है, ये 90% वर्षा करती है। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? यानी
90% जो वर्षा करती है वो कौन सी शाखा करती है? तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। क्लियर हो गया होगा। अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करूं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सब इस शाखा की क्या तो विशेषता है। अगर थोड़ी सी विशेषताओं की मैं बात कर लूं तो देखिए, विशेषताओं में हम नंबर 1 पर बात करेंगे। सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाला सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश। प्रश्न आ जाए सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आंसर होगा हाड़ौती, क्योंकि 90% वर्षा होती है ऐसे। सर्वाधिक आर्द्रता, जहां वर्षा ज्यादा होगी तो नमी तो ज्यादा रहेगी, तो आप कह सकते हो सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता वाला प्रदेश। अगर ये प्रश्न कभी आ जाए आर्द्रता वाला प्रदेश, तो भी कहोगे हाड़ौती प्रदेश है साहब। कितने अच्छे प्रश्न बन रहे हैं देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और एक आपको पता होगा, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। जलवायु प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं अति आर्द्र। जब वर्षा ही ज्यादा होगी तो अति आर्द्र में ही आएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश अगर कोई सा है, जलवायु प्रदेश, तो उसमें भी नाम किसका आता है? हाड़ौती। ये तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट है, और बड़े अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? हाड़ौती प्रदेश में अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। आगे हम बात करते हैं हाड़ौती का जो पठार है उसकी मुख्य नदी। हमारा अगला इसी में बिंदु रहेगा हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी। देखो, मुख्य नदी के बारे में हमने वैसे देख लिया था कि कौन सी नदी है, लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे मुख्य नदी कौन सी है। अगर आप हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी की बात करोगे तो देखिए, मुख्य नदी है चंब। हाड़ौती के पठार की मुख्य जो नदी में अगर नाम आता है तो चंबल नदी का नाम आता है। ठीक है। प्रश्न अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, नदियों वाला संभाग, अगर ये प्रश्न कभी पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना, वो संभाग जो रहेगा कोटा संभाग, यानी प्रदेश तो हाड़ौती और संभाग कौन सा लगता है? कोटा संभाग। एकमात्र संभाग जिसमें हाल ही में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पठार आपको बता ही दिया मैंने। अच्छा, ये जो क्षेत्र है इसकी मुख्य बात क्या है हाड़ौती के पठार की या हाड़ौती प्रदेश की, कि ये जलीय अपरदन से ग्रसित क्षेत्र है। इससे जलीय अपरदन, अपरदन का मतलब होता है कटाव, से ग्रसित क्षेत्र। ठीक है। इसीलिए उत्खात भूमि, इनका जो नाम आता है वो इसी का नाम आता है। अगला मुख्य बिंदु जो इसका है वो ये है कि राजस्थान में अस्पष्ट और अधर प्रवाह तंत्र यदि कहीं है, राजस्थान में अस्पष्ट व अधर प्रवाह तंत्र, अधर प्रवाह तंत्र यदि है किसी प्रदेश का तो हाड़ौती का प्रदेश। ठीक है भाई।
हाड़ौती के पठार में स्पष्ट और अधर प्रवाह तंत्र है। ये एक बार आरएएस में पूछा हुआ प्रश्न है सेम डिटो तरीके से। उत्खात, बीहड़, अवनलिका, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछ लिए, लेकिन ऐसा जब घुमा फिरा कर प्रश्न देता है ना तो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि अस्पष्ट और अधर प्रवाह तंत्र जब पूछते हैं तो बच्चों में कंफ्यूजन पैदा होती है। आगे हम बात करें तो देखिए, हाड़ौती के जो पठार है वो 12 जिले में भी है। हाड़ौती का पठार कहाँ है? हाड़ौती का पठार तो 12 जिले में भी है, और 12 जिले में आपको पता है एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। प्रश्न बन सकता है ना कि भारत की एकमात्र आदिम जनजाति राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में रहती है और कौन से पठार में रहती है? ये सहरिया जनजाति जो है ये स्थानांतरित या झूमिंग कृषि करती है। स्थानांतरित यानी स्थान बदलकर, या फिर कहते हैं झूमिंग कृषि करती है। और इसका एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके। ये जो खेती करती है उसका नाम है वात्रा। वात्रा ध्यान रखना, नाम है वात्रा, वालरा नहीं बोलना, वो भीलो की हो जाएगी। और वात्रा को ही अन्य नाम कहते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हाड़ौती प्रदेश की हमने नदियों की भी बात करी। हाड़ौती प्रदेश को एक्चुअली बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छा विषय है हाड़ौती प्रदेश का। आज हम जो देखने वाले हैं वो मुख्य नदी और हाड़ौती के पठार में जो जनजाति है वहां तक ये टॉपिक देखेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर हम करेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा और वो आपको एक साथ याद भी नहीं होगा। कल हमारा हाड़ौती प्रदेश एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं कोई दिक्कत अगर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्रश्न डाल देना। यहाँ तक जो पढ़ा है अगर भाई आपको समझ नहीं आया हो तो मैंने अपना 100% देने का आपको प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इश्यू नहीं हो। और आई थिंक आपको होगी भी नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको बात करी है वो पूरी डेटा बेसिस पर बात करी है। पूरे चाहे क्वेश्चन थियरी संबंधित बने, डेटा बने, फैक्चुअल बने, चाहे सही और गलत के बने, आपको कहीं रुकने की जगह मैंने छोड़ी नहीं है। उत्पत्ति से लेकर अभी हम इसकी मुख्य नदी तक पहुंचे हैं। आगे हम बात करेंगे उच्चावच के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे हुआ, प्रमुख मेले या कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, यहाँ नदी निर्मित मैदान कौन से है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कौन सा है। इन सब की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाए। मैं आपको जो कंटेंट देने वाला हूं मैंने पहले ही कहा था वो इस पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट कंटेंट होगा। बात आ रही है कि साहब आप चेहरा नहीं देख पा रहे, तो मैंने बताया भी था कि एक्चुअली थोड़ा कैमरा तो है लेकिन मेरे से सेटअप नहीं हो पाता कैमरे का, कि मैं कैसे कैमरे को चालू करूँ, किस तरीके से होगा। तो अभी वो शायद कल तक अपन उस चीज़ को देख लेंगे और चालू भी कर देंगे। लाइव इंटरेक्शन भी अपना कल से होने लग जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। और मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।